नमस्कार, होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज की क्लास में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में डिस्काउंट भी इसके जुड़ जाता है, तो उसको आज हम कवर करेंगे। परसेंटेज इसके पहले हमने कवर किया। जिन्होंने अभी तक परसेंटेज नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके परसेंटेज की क्लास देख लीजिए, इसके पहले प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, जो कि हेल्प करेगी आपको बाकी के चैप्टर्स करने में, क्योंकि परसेंटेज का ही एक पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज अगर आपको अच्छे से आता है तो प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। एक दो की पॉइंट मैंने आपको परसेंटेज में समझाए थे। एक तो ये था कि का और से शब्द जिनके बाद में आते हैं, जब आप सेंटेंस देखेंगे तो उनको हम आधार बनाते हैं, हर बनाते हैं, डिनोमिनेटर रखते हैं या फिर उनसे तुलना करते हैं। ये बात सिर्फ परसेंटेज में लागू नहीं होती है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा रीजनिंग के चैप्टर्स में भी देखने के लिए मिलेगा, और वो इनके अलावा भी आपको जहां कहीं भी इस तरह के आप क्वेश्चंस देखेंगे वहां पर हेल्प करेंगे। तो थोड़ी सी एक बार क्लास जाके देख लीजिए। चलिए अब शुरुआत करेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस की। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है या लॉस क्या होता है। जब हम कहीं पर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए 100 रुपए की आपने कोई चीज खरीद ली और उसकी मार्केट वैल्यू फिर कम हो जाए, बिके वो केवल 90 में। 100 की आप खरीद के लेके आए, 90 में वो बिक गई, तो 10 रुपए का आपको नुकसान हो गया। अगर उल्टा हो जाए, इसका 100 की आप खरीद के लेकर के आए और दूसरे को आपने 120 रुपए में आप उसको दे देंगे, तो 20 रुपए का आपका फायदा हो जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट तो आप समझते हैं। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी को, जो शब्द हैं, उनको जानना जरूरी होता है। कैसे, क्या क्या शब्द, जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, और अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क्ड प्राइस क्या होता है। इन तीन चीज के इर्द गिर्द ही पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाता है। और आसान चैप्टर है, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है कि डिफिकल्ट चैप्टर है। अगर आपकी थोड़ी सी भी समझ बनी है परसेंटेज को पढ़ने के बाद में, तो बड़ी आसानी से आप इस चीज को समझते चले जाएंगे। चलिए, तीनों चीज मैंने अभी आपको बोली हैं, तीनों में हम रिलेशन देखेंगे। एक होता है भाई सबसे पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी मैं इसको सीपी लिखूंगा इंग्लिश में। आप सब, जब भी मैं लिखूंगा सीपी, आप समझेंगे कॉस्ट प्राइस लिखा है, क्रय मूल्य लिखा है, ठीक है। एक होता है भाई विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है भाई, यानी कि सेलिंग प्राइस। मैं इसको एसपी लिखूंगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। पहले इन दोनों के बीच का रिलेशन समझते हैं, उसके बाद में मार्क प्राइस पर आते हैं। अब क्रय मूल्य क्या होता है भाई, वो मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। आप दुकान पर गए, आपने कहा भाई मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, ठीक है। आपने 1 किलो के पैसे दिए, मान लिए 50 रुपए किलो चीनी है। आपने दुकानदार को 50 रुपए दिए और आप उससे 50 रुपए की 1 किलो चीनी ले आए। आपके पास में चीनी है, आप 50 रुपए आप दुकानदार को दे चुके हो। तो ये जो 50 रुपए हैं, ये आपके लिए क्रय मूल्य है। समझना, सबके लिए अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। जैसे आपके लिए ये क्रय मूल्य है। अब अगर मैं दुकानदार हूं और आप मेरे पास आए थे, तो मैंने आपको 1 किलो चीनी दी है, मैंने सेल की है आपको, तो उसी वही चीनी जो मैंने आपको सेल की, वो मेरे लिए विक्रय मूल्य का काम करेगी। कैसे? जब मैं दुकानदार हूं, वेंडर हूं, मैंने आपको चीनी दी है। कितनी दी है? 1 किलो चीनी दी है। कितने रुपए की? 50 रुपए की। तो वो 50 रुपए मुझे मिले, वो मेरे लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है। थोड़ा सा डिफरेंस समझे होंगे। क्रय मूल्य वो है जो व्यक्ति कोई चीज परचेज करने के लिए लगाता है ना, खरीदने के लिए। क्रय मतलब खरीदना होता है एक सामान्य भाषा में। तो क्रय मूल्य समझ में आया? जब भी कोई चीज खरीदते हैं, किसी चीज का हम आदान प्रदान करते हैं, जो हम खरीदने के लिए पैसा देते हैं, वो क्रय मूल्य होता है, एक जनरल भाषा में ये है। लेकिन इसके साथ साथ क्रय मूल्य में इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। आप क्वेश्चंस देखेंगे यहां पर, इन्वेस्टमेंट जो आपने खर्चा पर लगाया, इन्वेस्ट किया है। हर बार खरीदते नहीं है, इन्वेस्ट भी करते हैं ना, तो वो आपका प्राइस है। उस प्राइस आपने दिया है। बेसिकली आदान प्रदान मोस्टली पैसे का ही होता दिखेगा। तो वो जो पैसा आपने दिया है, वो उसका क्या है? क्रय मूल्य है या फिर इन्वेस्टमेंट है। तो या क्रय मूल्य हो या फिर इन्वेस्टमेंट, दोनों सीपी ही होते हैं, क्रय मूल्य ही होते हैं। अब विक्रय मूल्य मैंने आपको समझाया, एक तो नजरिया समझा दिया। जैसे वेंडर के लिए वो जो 50 रुपए थे, वो विक्रय मूल्य का काम करेंगे, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, या फिर जो रिटर्न वापस हमें मिलता है, जो पैसा हमको वापस मिलता है। हमने कुछ इन्वेस्ट किया, उसके बदले में कितना अमाउंट हमको मिला,
हमने 100 रुपए अगर किसी चीज में लगाए हैं, शेयर मार्केट में लगाए हैं, उससे रिटर्न मिला 120, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120 हो गया। आप कहोगे वो तो रिटर्न आया है, विक्रय मूल्य कहाँ है? बिल्कुल वो आया, रिटर्न है, लेकिन जब हम मैथ के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें विक्रय मूल्य की तरह ट्रीट करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल चीजों को रखने के लिए हमने केवल विक्रय मूल्य की हम बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब दो चीजें होती हैं, क्रय मूल्य पर अगर लाभ हुआ, कोई चीज ली आपने और इसको लाभ आपने कमाया, कैसे लाभ कमाया? 50 रुपए की चीज खरीदी, 60 रुपए में बेच दी, ठीक है, तो भी आपका विक्रय मूल्य आएगा। इसके अलावा एक सिनेरियो ये भी तो बन सकता है ना कि क्रय मूल्य पर आपको हानि हो जाए, भाई हर बार जरूरी नहीं लाभ ही हो, कई बार हानि होगी, तब भी क्या मिलेगा आपको? विक्रय मूल्य ही मिलेगा, सेलिंग प्राइस ही मिलेगा। दोनों परिस्थितियों में सेलिंग प्राइस मिलेगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि। यानी कि क्रय मूल्य से या तो लाभ या हानि होने पर जो मूल्य प्राप्त होता है वो आपका सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसमें क्या क्या 3-4 चीजें इन्वॉल्व हो गई, क्रय मूल्य, लाभ, हानि, विक्रय मूल्य, ये 4 मोटी मोटी चीजें भी इन्वॉल्व हुई। एक चीज का और इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, क्या बेटा? देखो मैं अब लिखता हूं सीपी, एक सिंपल सा फॉर्मेट लिख देते हैं, सीपी यानी कि आप समझ रहे हैं कॉस्ट प्राइस है, एक लिख दिया मैंने एसपी यानी कि आप समझ रहे हैं ये सेलिंग प्राइस है, और एक लिख दिया मैंने एमपी, ये मार्केट प्राइस या इसको अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। अब ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आप समझ चुके थे, मैं लिखा रहने दे रहा हूं अभी भी, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, देखते हैं इन तीनों को, इनका कॉन्सेप्ट क्या था भैया? इससे कॉस्ट प्राइस से जब भी या तो पॉजिटिव यानी कि प्रॉफिट के लिए लिख रहा हूं या नेगेटिव, कुछ भी रहे, आपको क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिलेगा। और जो मार्क्ड प्राइस है उस पर जैसे ही आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होती है भाई? छूट। जैसे ही छूट मिलेगी तो भी आपको सेलिंग प्राइस ही मिलेगा। अब बात समझने की क्या आती है? अंकित मूल्य। ये समझ चुके हैं अंकित मूल्य क्या होता है भाई? जब भी आप देखो मार्केट में जाते हो, कोई भी पैक्ड आइटम लेते हो, कोई भी पैक्ड आइटम खाने का लेते हो, तो उस पर एक रेट पड़ा हुआ होता है, ठीक है, वो एमपी, हम उससे जनरली हम उसको क्या बोलते हैं? वैसे अगर देखो तो वो जो उसका है अंकित मूल्य ही है, उस पर अंकित जो है, उस पैकेट पर जो अंकित है ना, वो वही क्या है? उसका मार्क प्राइस है। बेसिकली जो अंकित होता है, लिखा हुआ होता है, वो अंकित मूल्य होता है। उस अंकित मूल्य पर दुकानदार हमको मोस्टली टाइम आप देखते हैं उस पर छूट देता है ना। बार्गेनिंग भी हम करते हैं जी, इसको 150 का नहीं 130 का लगा लीजिए, वो भी देता है, वेंडर भी देता है, क्योंकि वो अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से भी होता है, और बहुत सारी चीजें हैं, ऑफर चल रहे होते हैं। मॉल जाएंगे आप देखेंगे, शॉपिंग करके लेके आएंगे तो सारी चीजें आपको मार्क प्राइस पर नहीं मिलती, उन पर डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य वो मूल्य है जो कि रैपर्स पर लिखा हुआ है, वो मूल्य अंकित मूल्य हो गया। एक मोटे से तौर पर बात समझिएगा। इस पर जब भी छूट दी जाती है तब भी सेलिंग प्राइस होगा। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। आप गए दुकान पर पैंट लेने के लिए, जींस लेने के लिए, आपने पूछा भैया कि ये जो है ये पैंट है, इस ब्रांड की है, इस कंपनी का नाम है, इस पे कितने रुपए की है? आपने देखा उस पे लिखा हुआ है प्राइस 1000 रुपए। ठीक, आप गए उसके पास में कि सर इस पे 1000 रुपए है, मुझे ये जींस चाहिए, इस पे कुछ डिस्काउंट दो। उसने कहा ठीक है जी, 10% डिस्काउंट इस पे चल रहा है, हम 10% आपको छूट देंगे। छूट किया उस मार्क्ड प्राइस पर, 10% की छूट, 1000 रुपए पर वो 10% की छूट ऑफर कर रहा है। आपको मिली कितने में? 900 रुपए में मिली। तो वो 900 रुपए आपकी जेब से खर्च हो गए, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, अब खर्च हुए हैं, लेकिन वो उस वेंडर के लिए सेलिंग प्राइस है। क्या है? उस वेंडर के लिए जिससे आप कपड़े खरीदने गए थे, जींस खरीदने गए थे, वो क्या है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस दो चीजों से आता है, जब कॉस्ट प्राइस पर लाभ या हानि हो तब भी सेलिंग प्राइस आएगा, जब अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाए तब भी सेलिंग प्राइस आएगा। यानी मैं कह सकता हूं जो सेलिंग प्राइस होता है वो बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और या फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो, और ये ही बराबर होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है,
दोनों ही परिस्थितियों में आपका सेलिंग प्राइस ही है। इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई खास समस्या नहीं आएगी। थोड़े थोड़े चीजों में चेंजेस तो होते ही हैं, उनको उसी के हिसाब से पढ़ते रहेंगे तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहना, तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और स्पेशली आपके एग्जाम के लिए, चाहे आपका यूजीसी नेट पेपर 1 हो, DSSB का एग्जाम हो, जितने भी TGT एग्जाम्स में पेपर 1 आता है, उन एग्जाम्स की बात हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, मतलब कौन कौन से एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, वो सभी एग्जाम जो कि 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं, और उनकी इंटेंसिटी मैथमेटिक्स की उतनी हाई नहीं होती। जैसे सब कंपैरिजन करते हैं हम कि मैथ के मेन जो SSC का मेंस होता है उसमें थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के पूछने शुरू हो जाता है, बैंकिंग होता है उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सामान्य समझ के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपकी सामान्य समझ होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ एक और चीज। आप देखते हैं कि आप देखेंगे जो हमारी दादी और दादा होते हैं, जब सब्जी वगैरह ले रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई 1 पाव ये दे दो, 20 रुपए का ये दे दो, या फिर दुकान वाला जो छोटा लड़का भी होता है वो भी, आप बहुत सारी चीजें उससे खरीदते हैं और फटाफट वो हिसाब लगा के दे देता है कि भाई 1 किलो इतने का था तो 400 ग्राम इतने का हो गया। उसे तो नहीं पता था, वो तो बोल रहा था 50 रुपए किलो है, आपको तो 10 रुपए की चाहिए थी। आप हिसाब लगाएंगे, अच्छा 50 रुपए की 1 किलो है तो 25 की आधा किलो होगी, तो 12.5 रुपए की उससे भी कम होगी, 250 ग्राम होगी। आप हिसाब लगाएंगे, वो फटाफट से बता देगा। क्यों? क्योंकि उनकी सामान्य समझ उस पर्टिकुलर चीज में आपसे बेहतर है। ऐसा नहीं है उन्होंने बहुत अच्छा मैथ पढ़ा है, लेकिन हाँ ये समझ का ही खेल है। पूरा अर्थमेटिक है या फिर रीजनिंग वाला सेक्शन है, वो केवल आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है। क्यों? आपको ऐसा थोड़ी ना मैथ पढ़ाना है, आप तो किसी और सब्जेक्ट के हिंदी के टीचर बनने, आपको मैथ थोड़ी ना पढ़ाना है। लेकिन ये आपकी ओवरऑल समझ देखता है कि समझ आपकी कितनी है। ठीक है, तो इसको जानना जरूरी है और समझ विकसित करना जरूरी है, अगर नहीं है तो। चलिए आ जाते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इस क्लास में जो मोस्टली स्टूडेंट देख रहे हैं वो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाह रहे हैं, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उस लेवल तक हमें तैयारी करनी है जिससे हमारा काम चल जाए। ठीक है, समझ हमारी बन जाए। यदि लागत मूल्य 400 है और लाभ प्रतिशत 20% है, तो विक्रय मूल्य और लाभ ज्ञात कीजिए। हमें दो चीज पता करनी है, प्रॉफिट कितना होगा और सेलिंग प्राइस कितना होगा। लागत मूल्य, इफ कॉस्ट प्राइस इज 400 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%, फाइंड दी सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेंगे। देखो क्या दिया है बेटा, CP दिया गया है। ठीक है, इतना दिया है 400 रुपीज। उसके बाद में परसेंटेज दी है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया है, 20%। ठीक, आप 400 का 20% लाभ निकाल लीजिए। कितना होगा बेटा, 400 गुणा 20 बटे 100। 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 80। यानी ये किसके बराबर हो गया, 80 रुपए के बराबर। आप देखो इस 400 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट किया था, लागत लगाई थी, इस पर 80 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो चीज कितने में बिकेगी, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। सेलिंग प्राइस रहेगा कॉस्ट प्राइस प्लस जो प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस कितना है 400 और प्रॉफिट कितना है 80 रुपए का, कितना वैल्यू हो जाएगी 480। इतना सभी को समझ में आया होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा छोटे रूप में देखते हैं। इतना थोड़ी ना लिखने वाला क्वेश्चन था, बहुत एक लाइन का क्वेश्चन था, आप पढ़ते पढ़ते कर सकते थे। कैसे कर सकते थे ये भी तो देखना है। 400 रुपए मूल्य है, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 बेटा, है ना, 400 रुपए है, और इस पर 20% का लाभ है। 20% का लाभ मतलब है कि कोई भी चीज 20% एक्स्ट्रा हो गई है ना, 20% बढ़ गई, यानी 400 रुपए का 120% आपने निकाल दिया। कितना मिला आपको, 480 रुपए। ये क्या आ गया, सीधा सीधा सेलिंग प्राइस आ गया। आप सीधा भी बोल सकते थे 400 का 120%, 120 12 चौक 48 होता है, 480 आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस 480 है, कॉस्ट प्राइस 400 है, जो प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट था वो 20% था, और प्रॉफिट आपका 80 था, तो आपका आंसर आप यहां पर लिख दोगे कि विक्रय मूल्य कितना है 480 रुपए, और जो लाभ है वो कितने का है, 80 रुपए का लाभ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं।
If profit is 560 and profit percentage is 40%, find the cost price and selling price। अब इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज में हमने बड़े अच्छे से करे हैं, इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी टच किए, प्रीवियस ईयर भी टच किए थे हमने, तो समझ रहे होंगे आप कि कितना आसान प्रश्न है। इफ प्रॉफिट इज 560 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 40%। अब देखो बेटा, प्रॉफिट लाभ दिया है, कितने का है, 560 रुपीज का लाभ है, ये क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है, ठीक है, 560 का। और दूसरी बात क्या कह रहा है वो भी, प्रॉफिट परसेंटेज 40% है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, दोनों तो लाभ ही है ना। अब यहां पर तो कह दिया जी 40% का लाभ है और यहां कह दिया कि भाई 560 रुपए का लाभ है, तो दोनों लाभ ही। तो आप सीधा नहीं कह सकते कि ये जो 40% है ना, ये बराबर किसके है, 560 रुपए के। क्यों, क्योंकि ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, ठीक। यहां से आप निकालो 100% की वैल्यू, 100% क्या होता है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका, क्योंकि लाभ जब भी मिलेगा वो किस पर मिलेगा, किस पर मिलेगा भाई, कॉस्ट प्राइस पर। क्यों मिलेगा ये भी समझते हैं। कितनी वैल्यू हो गई, 14, और वैल्यू कितनी आई आपकी 1400, यानी 1400 आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। थोड़ी सी बात स्लिप करी दिमाग से तो समझ लीजिए। एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी लाभ या हानि होगी वो किस चीज पर होगी, इससे दिमाग लगाओ, क्योंकि मैंने भी आपको समझाया है, लाभ और हानि हमेशा होती है इन्वेस्टमेंट पर ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। जब आपने कुछ खर्चा ही नहीं किया तो आप कैसे कहोगे कि आपका लाभ है कि हानि है। जब कुछ भाई खर्चा करो तभी तो पता लगेगा कि लाभ हुआ है कि हानि, है ना। आप कहो कि भैया जो है इसके स्टॉक इतने ऊपर चले गए, ठीक, आपने शेयर मार्केट में 1 रुपया लगाया नहीं, आपको भाई स्टॉक ऊपर चले गए, आपको क्या फायदा। कहोगे स्टॉक एकदम डाउन हो गए, नीचे चले गए, आपने पैसा लगाया नहीं, तो आपका क्या नुकसान। जब तक इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे फायदा नुकसान होगा कैसे, ठीक। तो ये बात समझो कि जब भी फायदा या नुकसान होगा वो किस चीज पर होगा, वो होगा आपके क्रय मूल्य पर। हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है क्रय मूल्य पर। क्यों होता है, समझ गए होंगे लॉजिक। चलिए आ जाते हैं, समझे बात। अब देखो, ये 40% का प्रॉफिट था वो किस पर हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस ही होता है आपका 100%, है ना। कॉस्ट प्राइस होगा, किसी चीज की कीमत 100% थी, उसी पर तो लाभ या हानि हुआ होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1400 रुपए। इसका क्या है, लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। अब पूछ रहा है वो जी विक्रय मूल्य क्या है। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस के लॉस, है ना, नुकसान दिया होगा तो जो कॉस्ट प्राइस है लागत मूल्य है माइनस के लॉस। अभी प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट की बात करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1400 रुपए तो ये है, और प्लस 560 ये है, यानी कितना हो जाएगा, 1960 रुपए का इसका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आया भैया आपका, आप कहोगे जी कॉस्ट प्राइस आया हमारा 1400 रुपए, और जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 1960 रुपए, ठीक। बात क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मेरे से तेज आपके आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। मोल भाव करके एक महिला छूट पाने में तो कामयाब हो जाती है सब्जियों पर 30%, और इस प्रकार वह 42 रुपए की बचत करती है। सब्जियों का बाजार भाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। बात समझिए क्या दिया गया है। वो कह रहा है कि 30% की छूट वो प्राप्त कर लेती है। इंग्लिश में देखिएगा इंपॉर्टेंटली, जब भी क्वेश्चन में गलत होने का या कुछ गलत लिखा हुआ हो, इंग्लिश को आप प्रेफर करेंगे। बाई बार्गेनिंग ए वुमन मैनेजेस टू गेट a discount of 30% on vegetables and thus saves 42 rupees. Find the market price of vegetables। यानी जो मार्केट प्राइस था वेजिटेबल्स का वो आपको ज्ञात करना है। सब्जियों पर 30% का डिस्काउंट उसको मिलता है। कितने का डिस्काउंट मिलता है भाई, 30% का डिस्काउंट उसको मिलता है। पैसा कितना बचाती है, 42 रुपए। अब ये बताओ भाई मुझे, ये 42 रुपए क्यों बचाए। आप कहोगे सर छूट नहीं ली है, उसने बार्गेनिंग करी है। कितनी बार्गेनिंग कर पाई है वो, 30% की। अगर वो 30% बार्गेन नहीं करती तो उसको छूट मिलती, नहीं मिलती। छूट मिली क्यों, बार्गेन किया, बार्गेन किया तो छूट मिली, दोनों वाइस वर्सा है कि नहीं है। यानी कि ये जो 30% की छूट मिली है उसको, ये बराबर किसके है, उसकी एक्चुअल छूट के, ठीक है। 30% बराबर 42 के। अब यहां से निकालो भाई 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 हो जाएगा 42/30 मल्टीप्लाई बाई 100 के। 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे 14, और आपकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 140 रुपए। अब ये क्या है, ये सब्जी का एक्चुअल मूल्य था।
140 रुपए की सब्जी थी, 30% का डिस्काउंट मिला, यानी 42 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल गया। सब्जियों का बाजार भाव यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द वेजिटेबल वाज 140 रुपीज। सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक, अब थोड़े से और आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं, इनसे थोड़े से बेटर क्वेश्चंस। चलिए, ए शॉपकीपर मार्क्स अप हिज आर्टिकल्स बाय 40%, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर हिम इफ मार्क प्राइस इज 2800। अगर मार्क प्राइस, जो उसका मार्क्ड प्राइस है एमपी जो है 2800 रुपए का है, तो शॉपकीपर्स 40% ऊपर उनको किससे, जो एक्चुअल मूल्य है उनसे मार्क करता है। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, जो वस्तु की चीज, जैसे कोई भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर एक अंकित मूल्य होता है, जैसे मैंने बताया। वो क्यों होता है कि भाई एक एक्चुअल कॉस्ट लगी होगी उसको बनाने में, ठीक है, उससे ज्यादा रखेंगे जब भी तो उसको फायदा होगा, कम तो रख नहीं सकते, उससे ज्यादा रखेंगे। कितना ज्यादा रखा है उसने, उसने 40% उसकी कीमत ज्यादा रखी है। मान लो 100 रुपए की चीज बनने में उसको पैसा जो लगा था, सारी चीजें लगाकर 100 रुपए लगा था, उसने 40% उस पर ज्यादा मार्क्ड प्राइस कर दिया है ना, उसको मार्कअप 40% तक कर दिया, यानी उसकी कीमत 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 140 हो गई। ठीक है, वही कह रहा है। अगर उसका मार्क्ड प्राइस कितना था 2800, दो चीज यहां पर मिली आपको, एक तो मिला सीपी और एक मिला एमपी। इस पर मार्कअप किया गया कितना, 40% का। तो इस चीज की वैल्यू कितनी हो गई, आप देखो 2800 हो गई। ठीक है, कब हुई है भाई, जब इस पर 40% एक्स्ट्रा आपने मार्क किया है। मान लो ये 100% की वैल्यू होती है इसकी कॉस्ट प्राइस, कोई चीज जो है, जो अपनी इसकी चीज थी वो 100% वैल्यू होती कॉस्ट प्राइस है 100% होगा। कोई भी चीज है उसकी कीमत एक्चुअल में तो 100% ही रही होगी, उसको 40% बढ़ा दिया तो एमपी बन गया उसका, है ना। तो 100 से 40% बना, ये कितनी वैल्यू हो गई भाई, 140%। क्यों हुई, क्यों हुई, क्योंकि 100 के रेस्पेक्ट में 40% तो 40 ही आएगा। 100 की तुलना में जो भी चीज जितनी परसेंटेज होती है उतनी ही परसेंटेज आप लिख देते हैं। 100 से 140% हो गई। अब बेटा देखो, मार्क प्राइस यहाँ पर 140% है और दिया कितना गया है 2800, दोनों वैल्यू तो मार्क प्राइस की है ना। तो आप ये बात नहीं कह सकते कि भाई 140% बराबर किसके है, 2800 के है, बराबर है। अब देखो उसने पूछा क्या है कि मार्क प्राइस, क्या बताना है, इफ मार्क प्राइस इतना, फाइंड दी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी इस 100% की वैल्यू बतानी है, तो आप आसानी से निकाल देंगे। 100% बराबर 2800 अपॉन 140 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया, 14 से काटेंगे 20 बार, और 20 कितना हो जाएगा, ये 2000 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप बता देंगे जी आंसर होगा 2000 रुपया। उसकी वस्तु की एक्चुअल कीमत 2000 रुपए की थी, 2800 रुपए तो रेट डाल रखा था, है ना, गद्दारी कर बे। चलो आगे बढ़े। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 25% प्रॉफिट एंड बी सेल्स सेम टू सी एट 20% profit. If C bought it for 1200, then at what price did A buy it? ए बी को वस्तु 25% के लाभ पर बेचता और बी भी वही वस्तु बेचता है सी से 20% लाभ पर। यदि सी ने इसे 1200 में खरीदा तो बी ने इसे किस कीमत पर खरीदा। ठीक है, बात समझो बिल्कुल इत्मीनान से, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाओ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते हैं एग्जाम में भी, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं स्पेशली, आप स्टेप बाय स्टेप उनको तोड़ते चले जाओ, सोल्व करते चले जाओ, आसानी से हो जाएंगे। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 25% प्रॉफिट। ये ए है, ये बी है। ए के पास कोई 100 रुपए की चीज थी, परसेंटेज कह लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। बी को बेची उसने, है ना, कितने पर, 25% प्रॉफिट पर। तो बी के पास जब अब वो चीज गई है, वो कितने में गई है, 125 रुपए में गई है। बात समझ पा रहे हैं, ये आपने एज्यूम किया है, आपको नहीं पता कितने रुपए की थी। आप इसको 100 एक्स मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जो मर्जी आए, एक्स अच्छा लगे एक्स मानो, तो अच्छा लगे 100 मानो, कुछ भी मानो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो वैल्यू है आपकी सेम ही आएगी, लेकिन हम 100 क्यों मानते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। अब देखो इतना काम हो गया, हमने इतना सॉल्व कर लिया। आगे देखो इसके बाद में क्या है, बचता है बी सेल्स सेम टू सी एट 20% प्रॉफिट। बी ने इसी को 25% पर आया था, ये 20% पर आएगा। तो 125 का
20% प्रॉफिट यानी इसका 120% निकालेंगे हम। इसका कितना कितना निकालेंगे हम? 120%, क्योंकि 20% प्रॉफिट पर बेचा है। वैसे 120% अगर आप निकालने के बजाय 20% कितना होता है? 1/5। हमने परसेंटेज में पढ़ा था, क्लास देख लेना ढंग से। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 30 पंजे 150, यानी कि 150 रुपए में किसको बेचा भाई? ये सी को बेचा। किसको बेचा है? ये सी को बेचा है 150 रुपए में। अब बात समझ में आई? यहां तक आपने फिर से सॉल्व कर लिया। ए ने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, ए ने बी को बेची 125 रुपए में, बी ने सी को बेची 150 रुपए में। आपने क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। आप कहोगे सर भी सॉल्व कहाँ हुआ, आगे तो उल्टी बात लिख रखी है इन्होंने कि भाई सी ने ये चीज 1200 रुपए में खरीदी, आप कह रहे हो 150 में खरीदी, है ना? तो हम तो गलत निकाल दिए, ऐसा नहीं है ना। देखो आपने एज्यूम किया था अगर 100 में खरीदी होती तो सी के पास 150 रुपए में जा रही होती ना। अगर सी के पास 150 रुपए में जा रही है, वो उस कंडीशन में है जब ए ने 100 रुपए में खरीदी है। लेकिन प्रश्न में कहा है भैया 150 में नहीं खरीदी, इसने खरीदी है 1200 में। अब इन दोनों चीजों को हम इक्वेट कर लेंगे, इनको बराबर रख लेंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व। जैसे यहां पर 150, अब अगर देखने में बड़ा अटपटा लगेगा ना, 1200 बराबर 1200, ये देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है, देख के कहोगे सर पागल हो गए, 120 यहाँ पर ये 150 लिखा है, यहाँ पर 1200 लिखा है, ऐसे कैसे हो गया? देखो ये ऐसे हो गया, ये लिखने के लिए है। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? आपने देखा होगा बचपन में भी, या कभी भी जब मैथ की किताबों में देखा होगा, यहां पर लिखा होता है एक्स, 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 इस तरह से वैल्यू लिखी होती है, एक्स का यूज होता है। आप इसको एक्स कर लो, अब तो अटपटा नहीं लग रहा ना, 150x बराबर 1200, इसलिए हम x लिखते हैं। लेकिन चूंकि आपको समय बचाना है एग्जाम हॉल में, तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, समझेंगे कि 150 जो है ये इकाई की वैल्यू है, यूनिट की वैल्यू है, ये चेंजेबल है, ये एज्यूम की गई वैल्यू है ना। अब आपको बताना क्या है? a का मूल्य बताना है, यानी 100x का मूल्य बताना है। 150x का इतना है, 0 से 0 वैसे ही काट देंगे। x बराबर कितना आ जाएगा? 120 बटे ये वाला 15 नीचे जाएगा, 15 15 से काटो, 15 अट्ठे 120, x बराबर 8 आया। 100x की वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा? 8 गुणा 100, जो बराबर आ जाएगा 800 के। बात समझ पाए? अरे हाँ कि ना? चलो देखो एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, आसान सा प्रश्न था, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं। ए बी को एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, बी सी को वही वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने वह वस्तु 1200 रुपए में खरीदी तो ए के लिए वह वस्तु का मूल्य कितना था? ए ने वह वस्तु कितने दाम पर खरीदी थी? ठीक है, आपने एज्यूम कर लिया, आपको नहीं पता भाई ए ने कितने खरीदी थी, आपने मान लो ना अपने हिसाब से, है ना। आसान चीज मानो जो हमारा काम को आसान कर रही हो। ठीक, 100x आपने मान लिया, मान ले ए ने 100 रुपए में वो चीज खरीदी थी, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आसान बना रहा है। बी को बेची 25% लाभ पर, हमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी इस वाले स्टेप में। ठीक, ये नहीं देखना पड़ा कि x लिखा है तो 1.25x हो जाएगा, हो जाता, ऐसा नहीं है नहीं होता, आराम से हो जाएगा। x मानो 1.25x हो जाएगा। अब b ने वही वस्तु c को बेची 20% लाभ, c ने भी तो कमाया ना। अब b के पास वैल्यू है 125 रुपए की, सी को कितने में बेची? 20% लाभ में, यानी कि 150 रुपए में। इसी बात को थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैं बताता हूं बेटा। देखो 125 का 20% निकालो तो आप ऐसे ही निकालोगे ना, 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 25, 25 रुपए आया लाभ, 25 इसमें जोड़ दिया, वैल्यू कितनी हुई? 150 रुपए। ऐसे हो गई। हम सीधे भी निकाल देते हैं ना, परसेंटेज में देखा 125 पर 20% का लाभ कमाना है तो वो वस्तु कितनी हो जाएगी? 120% हो जाएगी। 125 का 120% कितनी वैल्यू आई? 150। बात समझ पाए? 150x की वैल्यू उसने दे रखी है 1200, क्योंकि जो सी ने वस्तु खरीदी है वो 1200 में खरीदी है, और सी का मूल्य यहाँ पर 150x है। 150x बराबर 1200 रुपए के हो गया, तो x बराबर आया आपका 8, तो 100x की वैल्यू हो गई 800। चलिए कर लेते हैं इसका आज का लास्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। सोहन marked a book at 60% above the cost price. If he had decreased his discount from 20% to 10%, he would have earned 80 rupees more. Find the cost price. कहने का मतलब बात को समझो। सोहन है, ठीक है, उसने एक चीज का प्राइस जो 60% बढ़ा के उस पर लिख रखा है,
पैकेट के मूल्य पर 60% बढ़ा के ले रखा है। वो पहले इतना डिस्काउंट देता था, कितना, 20% डिस्काउंट। फिर उसने क्या कहा, जी मेरी मेरी मुझे फायदा नहीं हो रहा, मैं तो और प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। उसने डिस्काउंट कम कर दिया। जब डिस्काउंट कम होगा तो आपको पैसे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे, दुकानदार को ज्यादा लाभ होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आप गए दुकान में, पहले आपका दोस्त खरीद के लेकर के आया था वही जींस, वो खरीद के लेकर के आया था 600 रुपए में। क्यों? 1000 रुपए की जींस वो 600 में खरीद के लेके आया, क्योंकि उसने 40% डिस्काउंट दे दिया था। अगले दिन आपको लगा भाई ये तो सस्ती ले आया, आप गए दुकानदार के पास, ये भैया मुझे वो जीन्स दे दो। आप गए, उसको 600 रुपये पकड़ाने लगे। वो कह रहा नहीं ये ऑफर बस कल तक था, अब तो ये मैं आपको 800 रुपये की दूंगा, मैंने अपना डिस्काउंट कम कर दिया, ये तो वैलिड केवल कल कल के लिए था। तो उसने क्या किया, कल जो आपका दोस्त 600 रुपये की खरीद के लेके आया था, आप 800 रुपये की खरीद के लेके आए। क्यों? क्योंकि उसने अपने डिस्काउंट में कमी कर दी, राइट? वही हुआ है। वो कह क्या रहा है अब इसमें, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, उस वस्तु की एक्चुअल कीमत कितनी थी। ठीक है, ये बात आपको बतानी है। अब देखो, मान लेते हैं, फिर से वही बात है, कॉस्ट प्राइस जब भी दिया गया हो, कोशिश करो मान लो, और मानो कितना भैया, 100 मान लो, आपका काम ही आसान होगा। मार्क्ड प्राइस कितना है, 60% अप है। इससे जो मार्क्ड प्राइस है एमपी है, वो कितना है, 160 है। 60% अप, 60% अप है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, इफ ही हैड डिक्रीज्ड हिज डिस्काउंट फ्रॉम 20% टू 10%, यानी कि पहले 20% का डिस्काउंट वो दे रहा था। डिस्काउंट जब भी दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है भाई, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। पहले जो वैल्यू थी इसकी, डिस्काउंट के बाद में 20% का डिस्काउंट इसको मिलता था। कितना मिल जाता था भाई, 160 का 20% निकालो, कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, तो 32 रुपए इसका डिस्काउंट आ जाएगा। यानी 32 रुपए का डिस्काउंट वो पहले दे रहा था। 20% का डिस्काउंट यानी कि -32 रुपीज यहां पर हम कर देंगे। वैल्यू कितनी की हो रही थी, 128 रुपए की वो सेल कर रहा था पहले। ये पहले की स्थिति थी जब वो 20% डिस्काउंट दे रहा था। लेकिन उसने बाद में क्या चेंज कर दिया भाई, बाद में उसने चेंज किया कि उसको 10% पर ला दिया डिस्काउंट को। यानी कि इस 160 रुपए पर अब वो 10% ही डिस्काउंट देने लगा। 160 का 10% यानी कि 16 रुपए, 16 रुपए डिस्काउंट देगा तो वैल्यू कितनी की हो जाएगी, 144 रुपए की हो जाएगी। 144 रुपए की हो जाएगी, हो की जाएगी कि नहीं? इतनी बात फिर से समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फिर से देखो इत्मीनान से, कोई चीज 100 रुपए की थी, दुकानदार ने उसको 160 रुपए डालकर रख रखा था उसके रैपर पर रेट। पहले क्या था, आपका दोस्त गया तो उसको 20% डिस्काउंट मिल गया और वो वही चीज 128 रुपए में खरीद लाया, है ना। अब अगले दिन गए आप, नेक्स्ट डे गए ना, तो उसने कहा जी अब तो ये ऑफर खत्म हो गया, अब तो केवल 10% डिस्काउंट है। आप वही खरीद के लेकर के आए 144 रुपए में। अब इन दोनों सिनेरियो में ये भी तो सेलिंग प्राइस आया, पर ये नया वाला आया, दुकानदार को लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, यहां से अगर आप देखेंगे तो 16 रुपए का लाभ हुआ। रुपए 16 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, दुकानदार को हुआ। वो क्या कह रहा है कि दुकानदार ने 80 रुपए कमाए, आप कह रहे हो 16 रुपए कमाए, दोनों बात तो मैच हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां पर आपकी एज्यूम की गई वैल्यू थी, है ना, यहाँ पर आपकी मानी हुई वैल्यू थी, एक्चुअल तो नहीं थी। नहीं, ऐसे तो 100 रुपए बता देते कि आप 100 रुपए है। ठीक है, अब इस एज्यूम की हुई से क्या आया कि अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस होता तो वो दुकानदार 16 रुपए कमा रहा होता, है ना। 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस होता वस्तु का तो वो दुकानदार 16 रुपए कमा रहा होता। आप ये भी तो कह सकते हैं जो उसकी कमाई है 16 रुपए जो बड़ी है वो बराबर है 80 रुपए के। किस चीज के बराबर है भाई, आप कहो ये जो 16x है वो बराबर है 80 के। ठीक है, वैल्यू किसके निकालनी है आपको, 100x की। बराबर कितना हो जाएगा, 80/16 सो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं जिससे आपका बेस क्लियर होगा। इस बात पर ध्यान मत देना कि ये कितना लेंथी होगा, एक तो लेंथी है नहीं, दूसरी बात में ये आपका बेस क्लियर करेगा। ऐसे मैं मोटे तौर पर भी आपको बता सकता हूँ, आसान रहेगा कंपेरेटिवली, लेकिन बेस क्लियर नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आप इस तरह से करने जाएंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है पेपर 1 को देने के लिए जितना आपको पेपर 2 को देना है। और यहाँ पर पेपर 1 में 5 सेक्शन आपको दिए गए हैं, इन पर कवर करना है, कमांड करनी है। तो बेटर यही होगा आप कॉन्सेप्ट को समझे। अगर आपने
एग्जाम में अगर DSSB का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपकी सामान्य समझ है, मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन बना लिए तो आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाएगी, है ना। अपने पेपर में करेंगे, बाकी रीजनिंग वाले सेक्शन पर काम करिएगा, उसमें बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो अपनी समझ बनाइएगा। बात समझ पाए? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक दुकानदार ने कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु की 60% बढ़ाकर रख रखी थी। पहले वो 20% का डिस्काउंट देता था, उसकी जगह अब वो नया 10% का डिस्काउंट देने लगा, तो उसका लाभ 80 रुपए का होने लगा। आपने माना 100x उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस अगर होता तो वो 160x उस पर प्राइस डाल करके रखता। कितना रखता है? 160x। जब 20% डिस्काउंट देता तो यहाँ पर 128x में बेचता, जब 10% देता तो 144x में बेचता। उसको लाभ कितना होता? 16x का लाभ होता। आप कहोगे 16x बराबर 80 के, जो कि डिस्काउंट, जो उसकी छूट बची, जो उसका लाभ बचा, तो 100x बराबर 500 के। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। बात समझ पाए? चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ये आपकी क्लास इस तरह की थी कि आपका बेस क्लियर हो जाए, है ना। अब आगे से हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में एकदम डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में जाकर के हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो भी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।